आज मैं बात करूँगा रिलायंस कम्युनिकेशन। ये स्टॉक्स हमारे एक विवेक भाई हैं, उन्होंने स्टॉक्स का नाम कमेंट किया था कि सर आप इसके ऊपर एक एनालिसिस करके वीडियो बनाइए। तो मैं उन्हीं के ऊपर इसके ऊपर एक रिसर्च करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 844 रुपये का था और अब ये फ़िलहाल 2 रुपये के आसपास है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी नीचे की साइड में ग्रोथ दिखाई है। तो बात करूँगा इसकी कंप्लीट एनालिसिस हो या ना हो, लेकिन नंबर्स कंप्लीट बताऊंगा आपको। और हाँ, मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करता कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए या मत कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी वीडियो शुरू करता हूँ। और मैंने उसकी रिसर्च करने के बाद एक पेपर पे नोट डाउन किया है, तो मैं पेपर की तरफ देख कर बताऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करता हूँ। तो रिलायंस कम्युनिकेशन इसका सेक्टर है टेलीकॉम सर्विस, और फाइनेंशियली देखी जाए तो मीडियम है, और वैल्यूएशन देखी जाए तो एक्सपेंसिव है, और टेक्निकली फ़िलहाल न्यूट्रल है। और 52 वीक का हाई है, ऑल टाइम हाई है। सब आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देख सकते हैं। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पी रेशियो की बात करूँ तो 2.57 का पी रेशियो है। और शेयर होल्डिंग्स की बात करूँ तो प्रोमोटर्स के पास ओनली 1.85%, ध्यान से सुना, 1.85% है प्रोमोटर्स के पास, ठीक है, जो कि काफ़ी नेगेटिव पॉइंट दिखाता है। एफ आई की बात करें तो 0.11% एफ आई के पास है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 0.01% है। पब्लिक के पास 92.84%। सारा पैसा पब्लिक का ही लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और अदर्स की बात करें तो 4.42%, और 6 महीने में रिटर्न दिया इसने 44% का, और 1 साल में घटा है -7%। 7% घटा है इसका, ठीक है। और मार्केट कैप की बात करूँ तो 497 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और आरओई की बात करूँ, कोई डाटा शेयर नहीं किया इन्होंने, कंपनी ने खुद डाटा शेयर नहीं किया है आरओई का। और आरओए की बात करूँ तो FY21 में +86%, FY22 में FY21 में आरओए 86% बढ़ा है, और FY22 में -15%, FY23 में -181%। ओवरऑल कंपनी के नंबर्स नेगेटिव ही हैं। और EV टू सेल्स की बात करूँ तो FY21 में +121%, FY22 में +103%, FY23 में +19%। और डेप्थ एंड इक्विटी की बात करूँ तो FY21 में +10%, FY22 में +13%, FY23 में +19%। ओवरऑल कंपनी का डेप्थ भी बढ़ा ही है, ठीक है। और नेट इनकम का भी कोई डाटा इन्होंने दिया नहीं है। और रेवेन्यू की बात करूँ तो FY21 में -54% घटा है, FY22 में -26% घटा है, और FY23 में -13%। ओवरऑल कंपनी के नंबर्स नेगेटिव ही हैं। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात करूँ तो भाई सुनो, एसेट्स हैं इसके पास FY21 में थे 47,830 करोड़ के एसेट्स थे, और वहीं लायबिलिटीज़ थी FY21 में 1,10,000 करोड़ की इसके पास लायबिलिटी। क्या बताऊँ, लायबिलिटीज़ थी। थोड़ा नंबर्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। FY22 की बात करूँ तो 47,556 करोड़ की इसके पास एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थी 1,08,000 करोड़ की। और FY23 में इसके पास एसेट्स थे 36,770 करोड़ के, और लायबिलिटीज़ थी 1,15,000 करोड़ की, ठीक है। और कैश फ्लो की बात करूँ तो FY21 में 1626% बढ़ा है, FY22 में -63%, FY23 में -153%। ओवरऑल कंपनी के नंबर्स मैंने बता ही दिए, आपको भी पता है नंबर्स कैसे, कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है। और कुछ ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद सोचें कि ये क्या, मतलब नंबर हैं क्या इसके। थोड़ा नंबर्स को भी समझने की कोशिश किया करो, ठीक है, कि ये नंबर कहना क्या चाह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी कंपनियों से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाए रखें, ठीक है। मैं तो भाई बस यही कह सकता हूँ। आपको कोई सलाह तो दे नहीं सकता कि आप इसमें से बाय कीजिए या मत कीजिए। मेरा काम है स्टॉक्स की एक एनालिसिस करके आपको देना, वो मैंने दे दी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।